मास्को के नियम मई 2015 की देर शाम थी और सरगेई पुगाचेव एक पुराने पारिवारिक फोटो एल्बम को पलट रहे थे जो उन्हें 13 साल या उससे भी पहले का मिला था। मास्को स्थित उनके डाचा विला में एक जन्मदिन की पार्टी की एक तस्वीर में उनका बेटा विक्टर अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए है, जबकि व्लादिमीर पुतिन की बेटी मारिया मुस्कुरा रही है और उसके कान में कुछ फुसफुसा रही है। एक अन्य तस्वीर में विक्टर और उनका दूसरा बेटा अलेक्जेंडर क्रेमलिन की राष्ट्रपति लाइब्रेरी की लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियों पर पुतिन की दो बेटियों के साथ खड़े हैं। तस्वीर के किनारे पर ल्यूडमिला पुतिना, जो तब अभी भी रूसी राष्ट्रपति की पत्नी थी, मुस्कुरा रही हैं। हम पुगाचेव के नवीनतम निवास लंदन के धनी इलाके चेल्सी में एक 3 मंजिला टाउन हाउस के किचन में बैठे थे। शाम की ढलती रोशनी कैथेड्रल जैसी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और बाहर पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। पास की किंग्स रोड से आने वाला यातायात एक मंद शोर की तरह था। वह उच्च शक्ति वाला जीवन जिसका पुगाचेव ने कभी मास्को में आनंद लिया था, सौदेबाजी, पर्दे के पीछे के अंतहीन समझौते, क्रेमलिन के सत्ता के गलियारों में दोस्तों के बीच की समझ, अब एक दूसरी दुनिया की बात लग रही थी। लेकिन मास्को का प्रभाव वास्तव में अभी भी उनके दरवाजे के बाहर एक साए की तरह मंडरा रहा था। एक दिन पहले ही पुगाचेव को यूके के आतंकवाद रोधी दस्ते की सुरक्षा लेनी पड़ी थी। उनके अंगरक्षकों को उनकी रोल्स रॉयस के नीचे और साथ ही उनके 3 सबसे छोटे बच्चों, जिनकी उम्र 7, 5 और 3 साल थी, को स्कूल ले जाने वाली कार के नीचे संदिग्ध दिखने वाले बक्से मिले थे, जिनमें तार बाहर निकले हुए थे और उन्हें टेप से चिपकाया गया था। अब पुगाचेव के बैठने के कमरे की दीवार पर रॉकिंग हॉर्स के पीछे और पारिवारिक चित्रों के सामने SO-15 आतंकवाद रोधी दस्ते ने एक ग्रे बॉक्स स्थापित किया था जिसमें एक अलार्म था जिसे हमले की स्थिति में सक्रिय किया जा सकता था। 15 साल पहले पुगाचेव क्रेमलिन के एक इंसाइडर थे जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन को सत्ता में लाने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास किया था। कभी क्रेमलिन के बैंकर के रूप में जाने जाने वाले वे उन गुप्त समझौतों और चालाकियों के उस्ताद थे जो उस समय देश पर शासन करते थे। वर्षों तक वे अजेय लगे, सत्ता के शिखर पर एक आंतरिक घेरे के सदस्य जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाए और तोड़े, जहां कानून प्रवर्तन, अदालतों और यहां तक कि चुनावों को भी उनकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन 2015 तक वह दुनिया बिखर चुकी थी। पुगाचेव अब निर्वासित थे, रूस द्वारा भगोड़ा घोषित, और उनका साम्राज्य छिन चुका था। जिन संपत्तियों को उन्होंने दशकों में इकट्ठा किया था, वे या तो जब्त हो चुकी थीं या कानूनी लड़ाइयों में फंसी थीं। मास्को में जिन गलियारों में कभी उनका दबदबा था, वहां अब उनका नाम एक चेतावनी की तरह लिया जाता था। पुतिन के साथ उनकी दोस्ती, जो कभी उनके लिए ढाल थी, अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। पुगाचेव का दावा था कि उन्होंने पुतिन को सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। 1999 से 2000 के उस संक्रमण काल में, जब बोरिस येल्त्सिन के बाद रूस को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो व्यवस्था बनाए रख सके, उस समय पुगाचेव जैसे ओलिगार्क सत्ता के किंगमेकर थे। उन्होंने बताया कि कैसे फैसले बंद कमरों में होते थे, जहां कुछ लोग पूरे देश की दिशा तय कर देते थे। मास्को के नियम, उन्होंने कहा, लिखे नहीं होते, उन्हें समझना पड़ता है। ये नियम वफादारी, डर और लेन देन पर टिके होते हैं। आज जो आपका साथी है, कल वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। लंदन में बैठे हुए, सुरक्षा अलार्म और बख्तरबंद गाड़ियों के बीच, पुगाचेव अतीत को याद कर रहे थे। एक ऐसे समय को जब उन्हें लगता था कि वे अजेय हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भी वही खेल खेला, वही नियम अपनाए जिनका इस्तेमाल अब उनके खिलाफ किया जा रहा था। उनका कहना था कि रूस में सत्ता व्यक्तिगत होती है, संस्थागत नहीं। जब तक आप सत्ता के केंद्र के करीब हैं, तब तक सब कुछ संभव है। जैसे ही आप उस दायरे से बाहर होते हैं, वही व्यवस्था आपको कुचल देती है। अदालतें, अभियोजक, सुरक्षा एजेंसियां, सब
एक ही दिशा में चलने लगती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम अक्सर रूस को गलत समझता है। बाहर से यह एक मजबूत राज्य लगता है, लेकिन अंदर से यह व्यक्तिगत निष्ठाओं और भय पर टिका हुआ ढांचा है। यहाँ नियम बदलते नहीं, उन्होंने कहा, सिर्फ खिलाड़ी बदलते हैं। पुगाचेव के बच्चों की तस्वीरों को देखते हुए यह साफ था कि यह कहानी सिर्फ राजनीति या सत्ता की नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत नुकसान की भी थी। निर्वासन, सुरक्षा के साए में जीना और यह एहसास कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको गिराने वाले बने, यही मास्को के नियमों की असली कीमत थी। पुगाचेव का मानना था कि पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस में एक नया सामाजिक अनुबंध बना, स्थिरता के बदले आजादी का त्याग। शुरुआती वर्षों में यह सौदा कई रूसियों को स्वीकार्य लगा, क्योंकि 1990 के दशक की अराजकता के बाद व्यवस्था लौटती दिख रही थी। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि इस व्यवस्था की कीमत बहुत ऊंची है। उन्होंने बताया कि कैसे धीरे धीरे स्वतंत्र मीडिया को दबाया गया, विपक्ष को हाशिए पर धकेला गया और सत्ता का केंद्रीकरण राष्ट्रपति के इर्द गिर्द होता चला गया। जो लोग सवाल उठाते थे उन्हें या तो चुप करा दिया जाता था या देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता था। पुगाचेव खुद इसी प्रक्रिया का हिस्सा बने, पहले अंदरूनी घेरे में, फिर उसके बाहर। उनके अनुसार रूस में सत्ता से टकराव का मतलब सिर्फ राजनीतिक हार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विनाश भी हो सकता है। कारोबार छिन जाता है, परिवार पर दबाव पड़ता है और कभी-कभी जान का खतरा भी होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग खामोश रहना चुनते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पश्चिम में रहकर बोलना आसान है, लेकिन रूस के अंदर रहते हुए विकल्प बहुत सीमित होते हैं। जब आपके सामने डर और चुप्पी में से किसी एक को चुनने का सवाल हो, उन्होंने कहा, तो ज्यादातर लोग चुप्पी चुनते हैं। लंदन में उनकी जिंदगी एक अजीब विरोधाभास थी। सुरक्षा, संपन्नता और आजादी, लेकिन साथ ही घर से दूर होने का दर्द। उन्होंने कहा कि निर्वासन सिर्फ भौगोलिक नहीं होता, ये पहचान का भी होता है। आप कहीं के नहीं रह जाते। मास्को के नियम, उन्होंने दोहराया, आपको कभी नहीं छोड़ते। आप उनसे भाग सकते हैं, लेकिन वे आपकी परछाई की तरह आपके साथ चलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की झलक थी जिसमें सत्ता व्यक्तिगत संबंधों, भय और नियंत्रण पर आधारित है, और जहां नियम हमेशा ताकतवर के पक्ष में झुकते हैं। ऑपरेशन लुच ऑपरेशन लुच सेंट पीटर्सबर्ग, फरवरी 1992 की शुरुआत है और नगर प्रशासन की एक आधिकारिक कार शहर की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चल रही है। फुटपाथों से थोड़ी थोड़ी जमी हुई बर्फ हटाई गई है और लोग भारी बेनाम कोट पहने, बैगों से लदे और हवा के खिलाफ झुके हुए ठंड में पैदल चल रहे हैं। नेवस की प्रोस्पेक्ट की कभी भव्य रही इमारतों के फीके पड़ते अग्रभागों के पीछे सोवियत संघ के अचानक पतन के बाद के झटकों के कारण दुकानें लगभग खाली पड़ी हैं और उनकी अलमारियां सूनी हैं। सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हुए अभी बमुश्किल 6 सप्ताह हुए हैं, उस भाग्यशाली दिन से जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन और अन्य सोवियत गणराज्यों के नेताओं ने कलम के एक झटके के साथ अपने संघ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। शहर के खाद्य वितरक तेजी से होते बदलावों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दशकों तक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने वाले और कीमतें तय करने वाले सख्त सोवियत नियम अचानक खत्म हो गए थे। बस की कतारों में और उन अस्थायी बाजारों में जो शहर भर में उग आए हैं, जहां निवासी अपने घरों से जूते और अन्य सामान बेचकर नकदी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी सर्दियों में चर्चा भोजन की कमी, राशन कार्ड और उदासी की रही है। स्थिति को और बदतर बनाते हुए भारी मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, लोगों की बचत को नष्ट कर रही है। कुछ लोगों ने तो अकाल की चेतावनी भी दी है, जिससे उस शहर में खतरे की घंटी बज गई है, जो अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की घेराबंदी, ब्लॉकेड की यादों में जकड़ा हुआ है, जब हर दिन 1,000 लोग भूख से मर जाते थे। लेकिन काली वोल्गा सेडान कार के पहिए के पीछे बैठा शहर का अधिकारी शांत दिखता है।
एकाग्रता से आगे की ओर देख रही वह हल्की दृढ़ आकृति व्लादिमीर पुतिन की है। वह 39 वर्ष के हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर हैं और हाल ही में शहर की विदेशी संबंध समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। यह दृश्य शहर के नए प्रशासन पर वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला के लिए फिल्माया जा रहा है और यह दृश्य उस युवा दिखने वाले डिप्टी मेयर पर केंद्रित है जिसकी जिम्मेदारियों में पर्याप्त भोजन का आयात सुनिश्चित करना शामिल है। जैसे ही फुटेज स्मोलनी स्थित उनके सिटी हॉल कार्यालय में वापस लौटता है, पुतिन जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस से मानवीय सहायता के रूप में भेजे जा रहे अनाज के टन के आंकड़ों की झड़ी लगा देते हैं। वे कहते हैं कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 10 मिनट उनके द्वारा भोजन की आपातकालीन आपूर्ति सुरक्षित करने के उपायों के विस्तृत विवरण में बिताए जाते हैं, जिसमें पशुधन के अनाज के लिए 20 मिलियन पाउंड का एक अभूतपूर्व सौदा शामिल है, जो शहर के मेयर अनातोली सोबचाक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर के बीच एक बैठक के दौरान सुरक्षित किया गया था। वे कहते हैं कि ब्रिटेन की इस उदारता के बिना इस क्षेत्र के युवा पशुधन जीवित नहीं बच पाते। विवरण पर उनकी पकड़ प्रभावशाली है। शहर की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली विशाल समस्याओं पर उनकी समझ भी वैसी ही है। वे नई बाजार अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों के एक वर्ग को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में धारा प्रवाह बोलते हैं। वास्तव में वे कहते हैं, उद्यमी वर्ग को समग्र रूप से हमारे समाज के फलने फूलने का आधार बनना चाहिए। वे क्षेत्र के सोवियत काल के विशाल रक्षा उद्योगों को नागरिक उत्पादन में बदलने की समस्याओं पर सटीकता के साथ बोलते हैं, ताकि उन्हें जीवित रखा जा सके। शहर के दक्षिण में एक विशाल तोपखाने और टैंक उत्पादक किरोवस्की झावोड़ जैसे विशाल संयंत्र झारशाही काल से क्षेत्र के मुख्य नियोक्ता रहे थे। अब वे ठप पड़े थे, क्योंकि सैन्य साजो सामान के अंतहीन आदेश, जिन्होंने सोवियत अर्थव्यवस्था को ईंधन दिया और अंततः दिवालिया कर दिया, अचानक सूख गए थे। युवा शहर अधिकारी कहते हैं कि हमें पश्चिमी भागीदारों को लाना होगा और संयंत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना होगा। अचानक तीव्रता के साथ वे उस नुकसान के बारे में बोलते हैं जो साम्यवाद, कम्युनिज्म ने सोवियत संघ को विकसित दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले मुक्त बाजार संबंधों से कृत्रिम रूप से काट कर पहुंचाया था। वे कहते हैं कि मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों ने हमारे देश को भारी नुकसान पहुंचाया। मेरे जीवन का एक काल था जब मैंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों का अध्ययन किया था और मैंने उन्हें दिलचस्प और हम में से कई लोगों की तरह तार्किक पाया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, सच्चाई मेरे लिए और अधिक स्पष्ट होती गई। ये सिद्धांत हानिकारक परिकथाओं, फेरी टेल्स से ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में 1917 के बोल्शेविक क्रांतिकारी उस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थे जिसका हम आज अनुभव कर रहे हैं। हमारे राज्य के पतन की त्रासदी वे साक्षात्कारकर्ता को साहसपूर्वक बताते हैं। उन्होंने देश को उन गणराज्यों में काट दिया जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, और फिर उस चीज को नष्ट कर दिया जो सभ्य देशों के लोगों को एकजुट करती है। उन्होंने बाजार संबंधों को नष्ट कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर के रूप में उनकी नियुक्ति को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन पहले से ही ये एक शक्तिशाली, सावधानी पूर्वक तैयार किया गया प्रदर्शन है। वह एक कुर्सी पर पीछे की ओर पैर फैलाकर अनौपचारिक रूप से बैठे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ सटीकता और तैयारी की ओर इशारा करता है। 50 मिनट की फिल्म उन्हें जूडो मैट पर विरोधियों को अपने कंधे पर पलटते हुए, एक आने वाले व्यवसायी के साथ धारा प्रवाह जर्मन बोलते हुए और सो बचाक से नवीनतम विदेशी सहायता सौदों के बारे में फोन कॉल लेते हुए दिखाती है। उनकी सावधानी पूर्वक तैयारी उस व्यक्ति तक फैली हुई है जिसे उन्होंने विशेष रूप से साक्षात्कार करने और फिल्म निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया था। एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता जिसे सोवियत संघ भर में बच्चों के एक समूह के जीवन को चित्रित करने वाली एक श्रृंखला के लिए जाना और पसंद किया जाता था। इगोर शाद खान एक यहूदी है
जो हाल ही में सुदूर उत्तर में सोवियत गुलाग गुलग की भयावहता पर फिल्मों की एक श्रृंखला बनाकर सेंट पीटर्सबर्ग लौटे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी भी सोवियत काल के यहूदी विरोधी अपमानों की याद में सिहर उठता है और जो अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार आज भी शहर के लिटनी प्रोस्पेक्ट पर केजीबी के पूर्व मुख्यालय के पास से गुजरते समय डर के मारे अपना सिर झुका लेता है। फिर भी ये वही व्यक्ति है जिसे पुतिन ने एक बहुत ही विशेष खुलासे में मदद करने के लिए चुना था। वह व्यक्ति जो दुनिया तक यह तथ्य पहुंचाएगा कि पुतिन ने डरावनी और नफरत वाली केजीबी में एक अधिकारी के रूप में सेवा की थी। यह अभी भी लोकतंत्र आंदोलन की पहली लहर का समय है, एक ऐसा समय जब इसे स्वीकार करना उनके बॉस सोबचाक की स्थिति को खतरे में डाल सकता था। सोबचाक एक जोशीले वक्ता थे जो पुरानी व्यवस्था के रहस्यों और केजीबी द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा की लहर पर सवार होकर मेयर बने थे। आज तक शाद खान अभी भी सवाल करते हैं कि क्या पुतिन का चुनाव एक सावधानी पूर्वक पुनर्वास योजना का हिस्सा था। शाद खान याद करते हैं, मैं हमेशा पूछता हूं कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। वे समझ गए थे कि मेरी जरूरत है और वे मुझे ये बताने के लिए तैयार थे कि वे केजीबी से थे। वे दिखाना चाहते थे कि केजीबी के लोग भी प्रगतिशील थे। पुतिन ने सही व्यक्ति चुना था। एक आलोचक ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अपने विषय का हमेशा मानवीकरण ह्यूमनाइज्ड करता हूं, चाहे वे कोई भी हो। मैंने उनका मानवीकरण किया। मैं जानना चाहता था कि वे कौन थे और उन्होंने क्या देखा था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा सोवियत अधिकारियों की आलोचना की थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सहा था, लेकिन मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता था। हम दोस्त बन गए। वे मुझे ऐसे लगे जो देश को आगे ले जाएंगे, जो वास्तव में कुछ करेंगे। उन्होंने वास्तव में मेरी भर्ती रिक्रूट कर ली थी। पूरी फिल्म के दौरान पुतिन चतुराई से केजीबी के अच्छे गुणों पर जोर देने के अवसर लेते हैं। जहां उन्होंने सेवा की, वे इस सवाल के जवाब में जोर देते हैं कि क्या उन्होंने रिश्वत लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, कि ऐसी कार्रवाइयों को मातृभूमि के साथ विश्वासघात माना जाता था और कानून की पूरी ताकत के साथ दंडित किया जाता था। जहां तक एक अधिकारी चिनोवनिक होने की बात है, वे दावा करते हैं कि इस शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने एक सैन्य अधिकारी चिनोवनिक के रूप में अपने देश की सेवा की थी। अब वे एक नागरिक अधिकारी थे जो पहले की तरह अपने देश की सेवा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दायरे से बाहर कर रहे थे। वृत्तचित्र के अंत तक शाद खान पूरी तरह से प्रभावित दिखाई देते हैं। फिल्म एक महिमा मंडित केजीबी अतीत की ओर इशारा करते हुए समाप्त होती है। पुतिन को बर्फीली नेवा नदी का सर्वेक्षण करते हुए दिखाया गया है। ठंड से बचने के लिए उन्होंने फर की टोपी पहनी है। वे एक सफेद जिगुली जिगुली के पहिए के पीछे बैठे एक आम आदमी है, जो उन दिनों हर जगह दिखने वाली एक डब्बे जैसी कार थी। जैसे ही वे एक फौलादी और सुरक्षात्मक नजर के साथ शहर की निगरानी करते हैं, फिल्म एक लोकप्रिय सोवियत टीवी श्रृंखला 17 मोमेंट्स ऑफ स्प्रिंग की धुन के साथ समाप्त होती है, जिसने एक अंडरकवर केजीबी जासूस को नायक बना दिया था, जिसने नाजी जर्मनी की सत्ताधारी व्यवस्था में गहराई तक पैठ बनाई थी। ये शाद खान की पसंद थी। वे बिल्कुल अपने पेशे के व्यक्ति थे। मैं ये दिखाना चाहता था कि ये कैसे हुआ कि वे अभी भी उसी पेशे में थे। हालांकि पुतिन ने साक्षात्कार में यह आभास देने की सावधानी बरती थी कि फरवरी 1990 में लेनिनग्राद, जैसा कि सेंट पीटर्सबर्ग को तब कहा जाता था, लौटते ही उन्होंने केजीबी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने शाद खान को बताया कि उन्होंने तमाम तरह के कारणों से पद छोड़ा था, राजनीतिक कारणों से नहीं। यह संकेत देते हुए कि उन्होंने उस वर्ष मई में सोबचाक, जो तब लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर थे और शहर के नए लोकतांत्रिक आंदोलन के तेजी से उभरते सितारे थे, के साथ काम शुरू करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
पुतिन पूर्वी जर्मनी, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या जीडीआर के ड्रेस्डन में 5 साल की सेवा के बाद ज़ारशाही काल की राजधानी लौटे थे, जहां उन्होंने केजीबी और पूर्वी जर्मन गुप्त पुलिस स्टासी स्टासी के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया था। बाद की कथाओं के अनुसार उन्होंने एक सहयोगी से विश्वास पूर्वक कहा था कि उन्हें डर था कि वापसी पर उनके पास टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करने से बेहतर कोई भविष्य नहीं होगा। जाहिर तौर पर वे यह आभास पैदा करने के इच्छुक थे कि उन्होंने अपने पुराने आकाओं के साथ सभी संबंध तोड़ लिए थे और रूस की तेजी से बदलती व्यवस्था ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। पुतिन ने शाद खान को जो बताया, वह उनके केजीबी करियर के इर्द गिर्द झूठ और अस्पष्टता की एक श्रृंखला की शुरुआत मात्र थी। जिस ढाते साम्राज्य में वे ड्रेसडेन से लौटे थे, वहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखता था। ड्रेसडेन की शांत सुंदर बसावट की ओर देखने वाली एल्बे नदी के तट पर स्थित केजीबी विला से पुतिन पहले ही जीडीआर पर सोवियत साम्राज्य के नियंत्रण के अंत और तथाकथित समाजवादी सपने के पतन के प्रत्यक्ष गवाह बन चुके थे। सोवियत संघ का वार्सो पैक्ट सत्ता ब्लॉक उनके चारों ओर बिखर गया था, क्योंकि इसके नागरिकों ने कम्युनिस्ट नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने पहले दूर से देखा कि सोवियत संघ भर में इसके झटके कैसे गूंजने लगे और बर्लिन की दीवार के पतन से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी आंदोलन देश भर में और तेजी से फैलने लगे, जिससे कम्युनिस्ट नेता मिखाइल गोर्बाचेव को लोकतांत्रिक नेताओं की एक नई पीढ़ी के साथ और अधिक समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुतिन के शाद खान के साथ साक्षात्कार के समय तक उन नेताओं में से एक, बोरिस येल्तसिन, अगस्त 1991 में एक कट्टरपंथी तख्ता पलट के प्रयास से विजयी होकर उभरे थे। उस विफल तख्ता पलट ने राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा। येल्तसिन ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। पुरानी व्यवस्था अचानक बह गई प्रतीत हो रही थी, लेकिन जो उसकी जगह आया वह केवल आंशिक बदलाव था, और केजीबी के साथ जो हुआ वह इसका एक सटीक उदाहरण था। येल्तसिन ने केजीबी के शीर्ष स्तर को हटा दिया था और फिर इसे 4 अलग-अलग घरेलू सेवाओं में विभाजित करने के एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इसके स्थान पर जो उभरा वह एक हाइड्रा सिर वाला राक्षस था, जिसमें पुतिन जैसे कई अधिकारी साए में चले गए और भूमिगत होकर सेवा जारी रखी, जबकि शक्तिशाली विदेशी खुफिया सेवा बरकरार रही। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां सामान्य जीवन के नियम लंबे समय से निलंबित प्रतीत होते थे। यह अर्ध सच्चाइयों और दिखावे की एक छायादार भूमि थी, जबकि इसके नीचे पुराने अभिजात वर्ग के गुट सत्ता की लगाम के अवशेषों को पकड़े हुए थे। पुतिन केजीबी से अपने इस्तीफे के समय और परिस्थितियों के कई अलग-अलग संस्करण देने वाले थे, लेकिन उनके करीबी एक पूर्व वरिष्ठ केजीबी अधिकारी के अनुसार उनमें से कोई भी सच नहीं है। वे अपनी आधिकारिक जीवनी लिखने वाले साक्षात्कारकर्ताओं को बताते थे कि उन्होंने विश्वविद्यालय में सोबचाक के लिए काम शुरू करने के कुछ महीनों बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा पत्र किसी तरह डाक में खो गया था। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि सोबचाक ने अगस्त 1991 के कट्टरपंथी तख्ता पलट के चरम पर उनका इस्तीफा सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन केजीबी प्रमुख व्लादिमीर क्रुचकोव को व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन किया था। ये कहानी आधिकारिक संस्करण बन गई, लेकिन यह कल्पना जैसा लगता है। एक कर्मचारी का इस्तीफा सुनिश्चित करने के लिए तख्ता पलट के बीच में 100 बच्चाक के क्रुचकोव तक पहुंचने की संभावना कम से कम ही लगती है। इसके बजाय पुतिन के करीबी सहयोगी के अनुसार पुतिन अगस्त के तख्ता पलट के प्रयास के कम से कम 1 साल बाद तक सुरक्षा सेवाओं से अपना वेतन प्राप्त करते रहे। जब तक उन्होंने इस्तीफा दिया, रूस के दूसरे शहर के नए नेतृत्व के शीर्ष पर उनकी स्थिति सुरक्षित थी। वे देश के नए लोकतांत्रिक नेतृत्व में गहराई तक पैठ बना चुके थे
और प्रशासन के कानून प्रवर्तन के साथ संबंधों के मुख्य व्यक्ति थे, जिसमें केजीबी की उत्तराधिकारी एजेंसी संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी भी शामिल थी। डिप्टी मेयर के रूप में उनका प्रदर्शन, जैसा कि शाद खान के साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था, पहले से ही मंझा हुआ और आत्मविश्वासी था। कहानी यह है कि पुतिन ने वास्तव में कब और कैसे इस्तीफा दिया और वे सोबचाक के लिए काम करने कैसे आए। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक केजीबी कैडर ने देश के लोकतांत्रिक परिवर्तन में रूप बदलना शुरू किया और खुद को नए नेतृत्व के साथ जोड़ा। ये इस बात की कहानी है कि कैसे केजीबी के एक गुट, विशेष रूप से इसकी विदेशी खुफिया शाखा के एक हिस्से ने सोवियत संघ के पेरेस्ट्रोइका सुधारों की उथल-पुथल में लंबे समय से गुप्त रूप से बदलाव की तैयारी की थी। पुतिन जब ड्रेसडेन में थे तब इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे प्रतीत होते हैं। बाद में जर्मनी के पुनर्मिलन के बाद देश की सुरक्षा सेवाओं को संदेह हुआ कि वे एक विशेष अभियान ऑपरेशन लुच या सनबीम सनबीम पर काम करने वाले एक समूह का हिस्सा थे, जो कम से कम 1988 से पूर्वी जर्मन शासन के पतन की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था। यह अभियान एजेंटों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने के लिए था, जो पतन के लंबे समय बाद भी रूसियों के लिए काम करना जारी रख सके। ड्रेसडेन जब पुतिन 1985 में ड्रेसडेन पहुंचे, तो पूर्वी जर्मनी पहले से ही उधार के समय पर जी रहा था। दिवालिया होने के कगार पर देश पश्चिम जर्मनी से मिले एक अरब डीएम आर्न की मदद से जीवित था, जबकि असंतोष की आवाजें बढ़ रही थीं। पुतिन वहां 32 साल की उम्र में पहुंचे थे, जो जाहिर तौर पर केजीबी की विदेशी खुफिया अधिकारियों के लिए विशिष्ट रेड बैनर अकादमी में प्रशिक्षण के बाद आए थे। उन्होंने ड्रेसडेन के अभी भी सुंदर विस्तार की ओर देखने वाली एक बालकनी और शानदार सीढ़ियों वाले एक सुरुचिपूर्ण आर्ट डेको विला में काम शुरू किया। स्तासी अभिजात वर्ग के लिए हरे भरे पेड़ों और साफ सुथरे पारिवारिक घरों की कतारों से घिरा यह विला स्तासी मुख्यालय के पास ही था, जहां दर्जनों राजनीतिक कैदियों को छोटी खिड़की रहित कोठरियों में रखा गया था। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी एसडी एसडी के स्थानीय नेता हंस मोड्रो को एक सुधारक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वे असंतोष को दबाने के अपने प्रयासों में सख्त भी थे। पूरे पूर्वी ब्लॉक में नियोजित अर्थव्यवस्था की बदहाली और कमी और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्रूरता के बीच विरोध का मूड पड़ रहा था। अवसर को भांपते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वेटिकन की मदद से पोलैंड में सॉलिडेरिटी सॉलिडारनोस्ट विरोध आंदोलन को प्रिंटिंग और संचार उपकरण और नकदी पहुंचाने के लिए चुपचाप अभियान शुरू कर दिया था, जहां सोवियत संघ के खिलाफ असंतोष हमेशा सबसे मजबूत रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से विदेशी खुफिया विभाग में करियर का सपना देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता ने एनकेवीडी सोवियत गुप्त पुलिस में सेवा की थी। उन्होंने जर्मन ठिकानों में तोड़-फोड़ करने की कोशिश करते हुए दुश्मन की रेखाओं के पीछे गहराई में काम किया था और बंदी बनाए जाने से बाल-बाल बचे थे, जिसके बाद वे घातक रूप से घायल हो गए थे। अपने पिता की वीरता के बाद पुतिन कम उम्र से ही जर्मन सीखने के प्रति जुनूनी थे और अपने किशोर वर्षों में वे केजीबी में शामिल होने के इतने इच्छुक थे कि उन्होंने स्कूल खत्म करने से पहले ही अपनी सेवाएं देने के लिए इसके स्थानीय लेनिनग्राद कार्यालय में फोन किया, केवल यह सुनने के लिए कि उन्हें पहले विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या सेना में सेवा करनी चाहिए। जब वे 30 के दशक की शुरुआत में अंततः विदेशी खुफिया अधिकारियों के लिए विशिष्ट रेड बैनर स्कूल में पहुंचे, तो यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों से उनके एस्केप को सुरक्षित कर दिया था। उन्होंने अपने कम्युनल अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास चूहों का पीछा करते हुए और सड़क पर अन्य बच्चों के साथ हाथापाई करते हुए बचपन बिताया था। उन्होंने सड़क की लड़ाई की,
अपनी भूख को जूडो के अनुशासन में महारत हासिल करने में बदलना सीखा था, जो विरोधियों को उनके हमले के अनुसार ढालकर उनका संतुलन बिगाड़ने के सूक्ष्म सिद्धांतों पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। उन्होंने सुरक्षा सेवाओं में भर्ती सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय केजीबी कार्यालय की सिफारिश का बारीकी से पालन किया और लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के कानून संकाय में अध्ययन किया। फिर जब वे 1975 में स्नातक हुए तो उन्होंने लेनिनग्राद केजीबी के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में कुछ समय तक काम किया, शुरू में एक अंडरकवर भूमिका में। लेकिन जब उन्हें अंततः वह पद मिला, जिसे आधिकारिक तौर पर उनकी पहली विदेशी पोस्टिंग कहा गया, तो पुतिन जिस ड्रेसडेन स्टेशन पर पहुंचे वह छोटा और शांत दिखाई दिया, जो पूर्वी बर्लिन के स्टेशन की चमक धमक से बहुत दूर था, जहां दुश्मन साम्राज्यवादी शक्ति को कमजोर करने के लिए लगभग 1000 केजीबी एजेंट काम करते थे। ड्रेसडेन में केजीबी का काम बर्लिन की तुलना में कहीं अधिक सीमित था। यहां कोई बड़ी जासूसी साजिशें नहीं थीं, न ही उच्च स्तरीय पश्चिमी लक्ष्य। इसके बजाय ये एक शांत, लगभग प्रांतीय पोस्टिंग थी, जहां पुतिन और उनके जैसे अन्य अधिकारी पूर्वी जर्मन खुफिया सेवा स्तासी के साथ तालमेल बिठाने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करते थे। पुतिन का मुख्य कार्य सोवियत संघ और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जीडीआर के बीच औद्योगिक और तकनीकी जानकारी के प्रवाह पर नजर रखना था। इसमें विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कारखानों से जुड़ी सूचनाएं शामिल थीं। हालांकि जैसे जैसे 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत ब्लॉक कमजोर पड़ने लगा, यह काम तेजी से अधिक राजनीतिक और संवेदनशील होता गया। 1989 तक पूर्वी जर्मनी में असंतोष खुलकर सड़कों पर आने लगा था। लाइप्जिग और अन्य शहरों में नियमित प्रदर्शन हो रहे थे और हजारों लोग पश्चिम की ओर भागने के रास्ते तलाश रहे थे। पुतिन ड्रेसडेन में थे जब बर्लिन की दीवार गिरी। बाद में उन्होंने उस समय को अपने करियर के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक के रूप में याद किया। ड्रेसडेन में केजीबी और स्तासी की साझा इमारत के बाहर गुस्साई भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुतिन ने स्वयं बाहर निकलकर प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें चेतावनी दी कि इमारत में घुसने की कोशिश करने पर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें मॉस्को से कोई निर्देश नहीं मिला था और यह एहसास उनके लिए गहरा आघात था कि जिस राज्य के लिए वे काम कर रहे थे, वह उन्हें और उनके जैसे अधिकारियों को छोड़ चुका था। पूर्वी जर्मन शासन के पतन के साथ स्तासी बिखर गई और केजीबी की स्थिति भी तेजी से कमजोर हुई। फाइलें नष्ट की जाने लगीं, संपर्क टूटने लगे और वर्षों से बनाए गए नेटवर्क बेकार होने लगे। पुतिन ने देखा कि कैसे एक पूरी व्यवस्था, जिसे अटल माना जाता था, कुछ ही महीनों में ढह गई। 1990 की शुरुआत में पुतिन सोवियत संघ लौट आए। वे एक ऐसे देश में वापस पहुंचे जो स्वयं गहरे संकट में था। आर्थिक पतन, राजनीतिक अनिश्चितता और सत्ता संघर्ष हर जगह दिखाई दे रहे थे। जल्द ही उन्हें लेनिनग्राद, बाद में फिर से सेंट पीटर्सबर्ग में अनातोली सोबचाक की टीम में काम करने का अवसर मिला। एक ऐसा मोड़ जिसने उनके जीवन और करियर की दिशा पूरी तरह बदल दी। सेंट पीटर्सबर्ग फरवरी 1992 की शुरुआत है और नगर प्रशासन की एक आधिकारिक कार्य शहर की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चल रही है। फुटपाथों से थोड़ी थोड़ी जमी हुई बर्फ हटाई गई है और लोग भारी बेनाम कोट पहने, बैगों से लदे और हवा के खिलाफ झुके हुए ठंड में पैदल चल रहे हैं। नेवस्की प्रॉस्पेक्ट की कभी भव्य रही इमारतों 1992 की शुरुआत है और नगर प्रशासन की एक आधिकारिक कार्य शहर की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चल रही है। फुटपाथों से थोड़ी थोड़ी जमी हुई बर्फ हटाई गई है और लोग भारी बेनाम कोट पहने, बैगों से लदे और हवा के खिलाफ झुके हुए ठंड में पैदल चल रहे हैं। नेवस्की प्रॉस्पेक्ट की कभी भव्य रही इमारतों के फीके पड़ते अग्रभागों के पीछे सोवियत संघ के अचानक पतन के बाद के झटकों के कारण दुकानें लगभग खाली पड़ी हैं और उनकी अलमारियां सूनी हैं। सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हुए अभी बमुश्किल 6 सप्ताह हुए हैं।
उस भाग्यशाली दिन से जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन और अन्य सोवियत गणराज्यों के नेताओं ने कलम के एक झटके के साथ अपने संघ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। शहर के खाद्य वितरक तेजी से होते बदलावों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दशकों तक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने वाले और कीमतें तय करने वाले सख्त सोवियत नियम अचानक खत्म हो गए थे। बस की कतारों में और उन अस्थायी बाजारों में जो शहर भर में उगाए हैं, जहां निवासी अपने घरों से जूते और अन्य सामान बेचकर नकदी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सर्दियों में चर्चा भोजन की कमी, राशन कार्ड और उदासी की रही है। स्थिति को और बदतर बनाते हुए भारी मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन लोगों की बचत को नष्ट कर रही है। कुछ लोगों ने तो अकाल की चेतावनी भी दी है, जिससे उस शहर में खतरे की घंटी बज गई है, जो अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की घेराबंदी, ब्लॉकेड की यादों में जकड़ा हुआ है, जब हर दिन 1,000 लोग भूख से मर जाते थे। लेकिन काली वोल्गा सेडान कार के पहिए के पीछे बैठा शहर का अधिकारी शांत दिखता है। एकाग्रता से आगे की ओर देख रही वह हल्की, दृढ़ आकृति व्लादिमीर पुतिन की है। वो 39 वर्ष के हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर हैं और हाल ही में शहर की विदेशी संबंध समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। यह दृश्य शहर के नए प्रशासन पर वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला के लिए फिल्माया जा रहा है, और यह दृश्य उस युवा दिखने वाले डिप्टी मेयर पर केंद्रित है, जिसकी जिम्मेदारियों में पर्याप्त भोजन का आयात सुनिश्चित करना शामिल है। जैसे ही फुटेज स्मोलनी स्थित उनके सिटी हॉल कार्यालय में वापस लौटता है, पुतिन जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस से मानवीय सहायता के रूप में भेजे जा रहे अनाज के टन के आंकड़ों की झड़ी लगा देते हैं। वे कहते हैं कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 10 मिनट उनके द्वारा भोजन की आपातकालीन आपूर्ति सुरक्षित करने के उपायों के विस्तृत विवरण में बिताए जाते हैं, जिसमें पशुधन के अनाज के लिए 20 मिलियन पाउंड का एक अभूतपूर्व सौदा शामिल है, जो शहर के मेयर अनातोली सोबचाक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर के बीच एक बैठक के दौरान सुरक्षित किया गया था। वे कहते हैं कि ब्रिटेन की इस उदारता के बिना इस क्षेत्र के युवा पशुधन जीवित नहीं बच पाते। विवरण पर उनकी पकड़ प्रभावशाली है। शहर की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली विशाल समस्याओं पर उनकी समझ भी वैसी ही है। वे नई बाजार अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों के एक वर्ग को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में धारा प्रवाह बोलते हैं। वास्तव में वे कहते हैं, उद्यमी वर्ग को समग्र रूप से हमारे समाज के फलने फूलने का आधार बनना चाहिए। वे क्षेत्र के सोवियत काल के विशाल रक्षा उद्योगों को नागरिक उत्पादन में बदलने की समस्याओं पर सटीकता के साथ बोलते हैं, ताकि उन्हें जीवित रखा जा सके। शहर के दक्षिण में एक विशाल तोपखाने और टैंक उत्पादक किरोवस्की जावोड़ जैसे विशाल संयंत्र झाराशाही काल से क्षेत्र के मुख्य नियोक्ता रहे थे। अब वे ठप पड़े थे, क्योंकि सैन्य साजो सामान के अंतहीन आदेश, जिन्होंने सोवियत अर्थव्यवस्था को ईंधन दिया और अंततः दिवालिया कर दिया, अचानक सूख गए थे। युवा शहर अधिकारी कहते हैं कि हमें पश्चिमी भागीदारों को लाना होगा और संयंत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना होगा। अचानक तीव्रता के साथ वे उस नुकसान के बारे में बोलते हैं जो साम्यवाद, कम्युनिज्म ने सोवियत संघ को विकसित दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले मुक्त बाजार संबंधों से कृत्रिम रूप से काटकर पहुंचाया था। वे कहते हैं कि मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों ने हमारे देश को भारी नुकसान पहुंचाया। मेरे जीवन का एक काल था जब मैंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों का अध्ययन किया था, और मैंने उन्हें दिलचस्प और हम में से कई लोगों की तरह तार्किक पाया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, सच्चाई मेरे लिए और अधिक स्पष्ट होती गई। ये सिद्धांत हानिकारक परिकथाओं, फेरी टेल्स से ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में 1917 के बोल्शेविक क्रांतिकारी उस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थे जिसका हम आज अनुभव कर रहे हैं। हमारे राज्य के पतन की त्रासदी वे साक्षात्कारकर्ता को साहसपूर्वक बताते हैं।
उन्होंने देश को उन गणराज्यों में काट दिया जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, और फिर उस चीज को नष्ट कर दिया जो सभ्य देशों के लोगों को एकजुट करती है। उन्होंने बाजार संबंधों को नष्ट कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर के रूप में उनकी नियुक्ति को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन पहले से ही ये एक शक्तिशाली, सावधानी पूर्वक तैयार किया गया प्रदर्शन है। वह एक कुर्सी पर पीछे की ओर पैर फैलाकर अनौपचारिक रूप से बैठे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ सटीकता और तैयारी की ओर इशारा करता है। 50 मिनट की फिल्म उन्हें जूडो मैट पर विरोधियों को अपने कंधे पर पलटते हुए, एक आने वाले व्यवसायी के साथ धारा प्रवाह जर्मन बोलते हुए और सोबच्चाक से नवीनतम विदेशी सहायता सौदों के बारे में फोन कॉल लेते हुए दिखाती है। उनकी सावधानी पूर्वक तैयारी उस व्यक्ति तक फैली हुई है जिसे उन्होंने विशेष रूप से साक्षात्कार करने और फिल्म निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया था। एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता जिसे सोवियत संघ भर में बच्चों के एक समूह के जीवन को चित्रित करने वाली एक श्रृंखला के लिए जाना और पसंद किया जाता था। इगोर शाद खान एक यहूदी है जो हाल ही में सुदूर उत्तर में सोवियत गुलाग गुलाग की भयावहता पर फिल्मों की एक श्रृंखला बनाकर सेंट पीटर्सबर्ग लौटे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी भी सोवियत काल के यहूदी विरोधी अपमानों की याद में सिहर उठता है, और जो अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार आज भी शहर के लिटनी प्रोस्पेक्ट पर केजीबी के पूर्व मुख्यालय के पास से गुजरते समय डर के मारे अपना सिर झुका लेता है। फिर भी ये वही व्यक्ति है जिसे पुतिन ने एक बहुत ही विशेष खुलासे में मदद करने के लिए चुना था। वह व्यक्ति जो दुनिया तक यह तथ्य पहुंचाएगा कि पुतिन ने डरावनी और नफरत वाली केजीबी में एक अधिकारी के रूप में सेवा की थी। यह अभी भी लोकतंत्र आंदोलन की पहली लहर का समय है। एक ऐसा समय जब इसे स्वीकार करना उनके बॉस सोबचाक की स्थिति को खतरे में डाल सकता था। सोबाचाक एक जोशीले वक्ता थे जो पुरानी व्यवस्था के रहस्यों और केजीबी द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा की लहर पर सवार होकर मेयर बने थे। आज तक शाद खान अभी भी सवाल करते हैं कि क्या पुतिन का चुनाव एक सावधानी पूर्वक पुनर्वास योजना का हिस्सा था। शाद खान याद करते हैं, मैं हमेशा पूछता हूं कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। वे समझ गए थे कि मेरी जरूरत है, और वे मुझे यह बताने के लिए तैयार थे कि वे केजीबी से थे। वे दिखाना चाहते थे कि केजीबी के लोग भी प्रगतिशील थे। पुतिन ने सही व्यक्ति चुना था। एक आलोचक ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अपने विषय का हमेशा मानवीकरण, ह्यूमनाइज्ड करता हूं, चाहे वे कोई भी हो। मैंने उनका मानवीकरण किया। मैं जानना चाहता था कि वे कौन थे और उन्होंने क्या देखा था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा सोवियत अधिकारियों की आलोचना की थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सहा था, लेकिन मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता था। हम दोस्त बन गए। वे मुझे ऐसे लगे जो देश को आगे ले जाएंगे, जो वास्तव में कुछ करेंगे। उन्होंने वास्तव में मेरी भर्ती रिक्रूट कर ली थी। पूरी फिल्म के दौरान पुतिन चतुराई से केजीबी के अच्छे गुणों पर जोर देने के अवसर लेते हैं। जहां उन्होंने सेवा की, वे इस सवाल के जवाब में जोर देते हैं कि क्या उन्होंने रिश्वत लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, कि ऐसी कार्रवाइयों को मातृभूमि के साथ विश्वासघात माना जाता था और कानून की पूरी ताकत के साथ दंडित किया जाता था। जहां तक एक अधिकारी, चिनोवनिक होने की बात है, वे दावा करते हैं कि इस शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने एक सैन्य अधिकारी, चिनोवनिक के रूप में अपने देश की सेवा की थी। अब वे एक नागरिक अधिकारी थे जो पहले की तरह अपने देश की सेवा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दायरे से बाहर कर रहे थे। लेकिन एक प्रत्यक्ष वृत्तांत बताता है कि ड्रेसडेन में पुतिन की गतिविधियों को कम करके आंकना एक अन्य मिशन के लिए आवरण, कवर था, जो कानून की सीमा से परे था। यह सुझाव देता है कि पुतिन को वहां इसलिए तैनात किया गया था क्योंकि वह एक पिछड़ा हुआ इलाका था जो पूर्वी बर्लिन की जासूसी करने वाली आंखों से दूर था, जहां फ्रांसीसी, अमेरिकी और पश्चिम जर्मन सभी कड़ी नजर रखते
कीचड़ के गड्ढों में बच्चों के खिलौने येल्तसिन परिवार ने खुद को चारों ओर से घिरा पाकर सुरक्षा सेवाओं केजीबी के साथ एक समझौता कर लिया था। उन्होंने पुतिन को एक वफादार और आज्ञाकारी मोहरे के रूप में देखा था, लेकिन ये उनकी बड़ी भूल थी। केजीबी के लोगों ने 90 के दशक में बाजार सुधारों को अपनी आंखों के सामने बिगड़ते देखा था और अब वे एक सांख्यिक प्रतिशोध स्टैटिस्ट रिवॉन्श की योजना बना रहे थे। पुतिन को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए एक बड़े संकट की आवश्यकता थी और वह संकट सितंबर 1999 में आया। सितंबर 1999 रूस के विभिन्न शहरों में अपार्टमेंट इमारतों में भीषण बम धमाके हुए। मास्को में 2 इमारतों को उड़ा दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोग सोते समय मारे गए। मलबे के बीच कीचड़ के गड्ढों में बच्चों के खिलौने तैरते मिले। पुतिन ने तुरंत इसका दोष चेचन आतंकवादियों पर मढ़ा और टीवी पर कसम खाई कि वे आतंकवादियों को शौचालय में भी मार गिराएंगे। इन धमाकों ने पुतिन की लोकप्रियता को रातों रात 2% से बढ़ाकर 75% कर दिया। लेकिन एक घटना ने गहरी शंका पैदा कर दी। रियाजान रयाजान शहर में स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्ध लोगों को इमारत के बेसमेंट में विस्फोटक के बोरे रखते हुए पकड़ लिया। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वे लोग एफएसबी के एजेंट थे। एफएसबी प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव ने तुरंत बयान बदला और कहा कि यह केवल सतर्कता की जांच के लिए एक अभ्यास था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह धमाके खुद सुरक्षा सेवाओं ने पुतिन को जिताने के लिए कराए थे। 31 दिसंबर 1999 नए सहस्राब्दी की पूर्व संध्या पर बोरिस येल्तसिन ने अचानक इस्तीफे की घोषणा कर दी। पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उनका पहला आधिकारिक आदेश येल्तसिन और उनके परिवार को भविष्य की किसी भी कानूनी कार्यवाही से पूर्ण और आजीवन छूट देना था। 6 आंतरिक घेरे ने उन्हें बनाया। द इनर सर्कल मेड हिम। 7 मई 2000 को पुतिन का भव्य राज्याभिषेक हुआ। क्रेमलिन को सोने और रेशम से फिर से सजाया गया था। पुतिन ने शपथ ली कि वे रूस की शक्ति को फिर से स्थापित करेंगे। सत्ता में आते ही पुतिन ने अपने सेंट पीटर्सबर्ग के पुराने केजीबी साथियों को बड़े पदों पर बैठाया। निकोलाई पात्रुशेव एफएसबी प्रमुख, जो सोवियत साम्राज्य की वापसी के कट्टर समर्थक थे। इगोर सेचिन पुतिन के निजी सचिव, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करते थे और जिन्हें रूस का सबसे डरावना व्यक्ति कहा जाने लगा। सरगेई इवानोव रक्षा और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। इन लोगों का मानना था कि 90 के दशक के कुलीन वर्गों ओलिगार्क्स ने देश को लूट लिया है। पुतिन ने ओलिगार्क्स को एक स्पष्ट संदेश दिया, राजनीति से दूर रहो वरना जेल जाओ। उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र मीडिया घरानों गुसिंस्की के एनटीवी और बेरेजोव्स्की के ओआरटी पर कब्जा किया क्योंकि वे पुतिन की आलोचना कर रहे थे। 7 ऑपरेशन एनर्जी पुतिन के शासन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने रूस के विशाल तेल और गैस संसाधनों पर दोबारा नियंत्रण पाने का फैसला किया। उस समय रूस के सबसे अमीर व्यक्ति मिखाइल खोदोरकोव्स्की थे, जो यूकोस तेल कंपनी के मालिक थे। खोदोरकोव्स्की ने पुतिन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधी चुनौती दी और अपनी कंपनी को अमेरिकी कंपनियों एक्सॉन मोबिल को बेचने की कोशिश की। पुतिन के सिलोविक की सुरक्षा अधिकारियों के लिए यह असहनीय था। अक्टूबर 2003 में खोदोरकोव्स्की के निजी जेट को साइबेरिया के एक हवाई अड्डे पर एफएसबी कमांडो ने घेर लिया। उन्हें धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। खोदोरकोव्स्की की गिरफ्तारी ने पूरे रूस और दुनिया को हिला दिया। यह संदेश साफ था, रूस में अब संपत्ति का मालिकाना हक केवल तभी तक वैध है जब तक राष्ट्रपति की सहमति है। यूकोस को राज्य की कंपनी रोसनेफ्ट द्वारा हड़प लिया गया, जिसका नेतृत्व इगोर सेचिन कर रहे थे। यहीं से केजीबी पूंजीवाद का जन्म हुआ, जहां अरबों डॉलर के रणनीतिक कैश फ्लो का उपयोग अब रूस के नागरिकों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि पश्चिम के संस्थानों को भ्रष्ट करने और रूस की भू राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाना था। ड्रेसडेन
जब पुतिन 1985 में ड्रेसडेन पहुंचे, तो पूर्वी जर्मनी पहले से ही उद्धार के समय पर जी रहा था। दिवालिया होने के कगार पर देश पश्चिम जर्मनी से मिले एक अरब डीएम आरन की मदद से जीवित था, जबकि असंतोष की आवाजें बढ़ रही थीं। पुतिन वहां 32 साल की उम्र में पहुंचे थे, जो जाहिर तौर पर केजीबी की विदेशी खुफिया अधिकारियों के लिए विशिष्ट रेड बैनर अकादमी में प्रशिक्षण के बाद आए थे। उन्होंने ड्रेसडेन के अभी भी सुंदर विस्तार की ओर देखने वाली एक बालकनी और शानदार सीढ़ियों वाले एक सुरुचिपूर्ण आर्ट डेको विला में काम शुरू किया। स्तासी अभिजात वर्ग के लिए हरे भरे पेड़ों और साफ सुथरे पारिवारिक घरों की कतारों से घिरा यह विला स्तासी मुख्यालय के पास ही था, जहां दर्जनों राजनीतिक कैदियों को छोटी खिड़की रहित कोठरियों में रखा गया था। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी एसएडी सिडी के स्थानीय नेता हंस मोड्रो को एक सुधारक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वे असंतोष को दबाने के अपने प्रयासों में सख्त भी थे। पूरे पूर्वी ब्लॉक में नियोजित अर्थव्यवस्था की बदहाली और कमी और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्रूरता के बीच विरोध का मूड बढ़ रहा था। अवसर को भांपते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वेटिकन की मदद से पोलैंड में सॉलिडेरिटी सॉलिडरनोस्ट विरोध आंदोलन को प्रिंटिंग और संचार उपकरण और नकदी पहुंचाने के लिए चुपचाप अभियान शुरू कर दिया था, जहां सोवियत संघ के खिलाफ असंतोष हमेशा सबसे मजबूत रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से विदेशी खुफिया विभाग में करियर का सपना देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता ने एनकेवीडी सोवियत गुप्त पुलिस में सेवा की थी। उन्होंने जर्मन ठिकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हुए दुश्मन की रेखाओं के पीछे गहराई में काम किया था और बंदी बनाए जाने से बाल बाल बचे थे, जिसके बाद वे घातक रूप से घायल हो गए थे। अपने पिता की वीरता के बाद पुतिन कम उम्र से ही जर्मन सीखने के प्रति जुनूनी थे और अपने किशोर वर्षों में वे केजीबी में शामिल होने के इतने इच्छुक थे कि उन्होंने स्कूल खत्म करने से पहले ही अपनी सेवाएं देने के लिए इसके स्थानीय लेनिनग्राद कार्यालय में फोन किया, केवल यह सुनने के लिए कि उन्हें पहले विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या सेना में सेवा करनी चाहिए। जब वे 30 के दशक की शुरुआत में अंततः विदेशी खुफिया अधिकारियों के लिए विशिष्ट रेड बैनर स्कूल में पहुंचे, तो ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों से उनके एस्केप को सुरक्षित कर दिया था। उन्होंने अपने कम्युनल अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास चूहों का पीछा करते हुए और सड़क पर अन्य बच्चों के साथ हाथापाई करते हुए बचपन बिताया था। उन्होंने सड़क की लड़ाई की अपनी भूख को जूडो के अनुशासन में महारत हासिल करने में बदलना सीखा था, जो विरोधियों को उनके हमले के अनुसार ढालकर उनका संतुलन बिगाड़ने के सूक्ष्म सिद्धांतों पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। उन्होंने सुरक्षा सेवाओं में भर्ती सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय केजीबी कार्यालय की सिफारिश का बारीकी से पालन किया और लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के कानून संकाय में अध्ययन किया। फिर जब वे 1975 में स्नातक हुए, तो उन्होंने लेनिनग्राद केजीबी के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में कुछ समय तक काम किया, शुरू में एक अंडर कवर भूमिका में। लेकिन जब उन्हें अंततः वह पद मिला जिसे आधिकारिक तौर पर उनकी पहली विदेशी पोस्टिंग कहा गया, तो पुतिन जिस ड्रेसडेन स्टेशन पर पहुंचे वह छोटा और शांत दिखाई दिया, जो पूर्वी बर्लिन के स्टेशन की चमक धमक से बहुत दूर था, जहां दुश्मन साम्राज्यवादी शक्ति को कमजोर करने के लिए लगभग 1000 केजीबी एजेंट काम करते थे। ड्रेसडेन स्तासी विदेशी खुफिया प्रमुख हर्बर्ट कोहलर ने एक ही समय में इसकी सूचना और प्रौद्योगिकी खुफिया इकाई के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जो इस बात का संकेत था कि शहर के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी कितनी महत्वपूर्ण थी। हद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी को पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजित किया गया था, तब से पूर्वी ब्लॉक का अधिकांश हिस्सा जीवित रहने के लिए काला बाजारी और तस्करी पर निर्भर था। युद्ध की तबाही के बाद सोवियत संघ का खजाना खाली था और पूर्वी बर्लिन, ज्यूरिक और वियना में संगठित अपराध समूह
सोवियत सुरक्षा सेवाओं के साथ मिलकर काला बाजारी के माध्यम से सिगरेट, शराब, हीरे और दुर्लभ धातुओं की तस्करी करते थे, ताकि पूर्वी ब्लॉक की सुरक्षा सेवाओं के नकदी भंडार को भरा जा सके। प्रारंभ में काला बाजारी के व्यापार को एक अस्थायी आवश्यकता के रूप में देखा गया था। कम्युनिस्ट नेताओं ने इसे पूंजीवाद की नींव के खिलाफ एक प्रहार मानकर खुद को उचित ठहराया था। लेकिन जब 1950 में पश्चिम ने सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी उच्च तकनीकी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोवियत नियंत्रित ब्लॉक के खिलाफ एकजुटता दिखाई, तो तस्करी जीवन का एक तरीका बन गई। पूंजीवाद के मुक्त विकल्पों और पश्चिम में लाभ की प्रेरणा वहां तकनीकी विकास में तेजी ला रही थी। तुलनात्मक रूप से पूर्वी ब्लॉक की नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत पीछे जमी हुई थी। इसके उद्यम केवल वार्षिक उत्पादन योजनाओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे। इसके श्रमिकों और वैज्ञानिकों को ग्रे मार्केट पर अनौपचारिक संबंधों के माध्यम से सबसे बुनियादी सामान भी प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया गया था। लोहे के पर्दे, आयरन कर्टन द्वारा अलग थलग किए गए। तस्करी ही पूर्वी ब्लॉक के लिए पूंजीवादी पश्चिम की तेजी से विकसित उपलब्धियों के साथ तालमेल बिठाने का एकमात्र तरीका बन गई थी। पूर्वी जर्मन विदेशी व्यापार मंत्रालय ने कॉमर्जियल कोऑर्डिनेरुंग कोको की स्थापना की और बातूनी अलेक्जेंडर शाल्क गोलोदकोव्स्की को इसका प्रमुख नियुक्त किया। इसका मिशन तस्करी के माध्यम से अवैध विदेशी मुद्रा अर्जित करना था, ताकि स्तासी द्वारा प्रतिबंधित तकनीक के अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके। कोको कोको जैसा कि इसे जाना जाता था, पहले मार्कस वुल्फ के स्तासी जासूसी विभाग के प्रति जवाबदेह था, लेकिन फिर यह अपने आप में एक शक्ति बन गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein में कई फ्रंट कंपनीज स्थापित की गई, जिनका नेतृत्व विश्वसनीय एजेंटों द्वारा किया जाता था, जिनमें से कुछ की कई पहचानें थीं। ये एजेंट तस्करी के सौदों और मध्य पूर्व और अफ्रीका को अवैध हथियारों की बिक्री के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक विदेशी मुद्रा लाते थे। इस दौरान सोवियत आका इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की कोशिश करते थे। केजीबी स्तासी द्वारा एकत्र किए गए सभी प्रतिबंधित उच्च तकनीकी ब्लूप्रिंट और सामानों तक पहुंच सकती थी। अक्सर स्तासी शिकायत करती थी कि खुफिया जानकारी जुटाना एक एकतरफा रास्ता है। जिस समय पुतिन ड्रेसडेन पहुंचे, पश्चिम जर्मनी उच्च तकनीकी वस्तुओं के स्रोत के रूप में और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था। केजीबी अभी भी 80 के दशक की शुरुआत में लगे एक बड़े झटके से उबर रही थी, जब इसके निदेशालय टी डायरेक्टोरेट टी के एक अधिकारी व्लादिमीर वेत्रोव ने, जो पश्चिमी वैज्ञानिक और तकनीकी रहस्यों को प्राप्त करने में विशेषज्ञ था, अपनी सेवाएं पश्चिम को दे दी थीं। वेत्रोव ने दुनिया भर के दूतावासों में लाइन एक्स तकनीक की तस्करी पर काम करने वाले केजीबी के सभी 250 अधिकारियों के नाम, साथ ही हजारों दस्तावेज सौंप दिए थे, जिन्होंने सोवियत संघ के औद्योगिक जासूसी प्रयासों का विवरण प्रदान किया था। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस से 47 एजेंटों को निकाल दिया गया था, जबकि अमेरिका ने सोवियत संघ के अवैध खरीद नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम विकसित करना शुरू कर दिया था। केजीबी जर्मनी में अपने प्रयासों को दोगुना कर रही थी। सीमेंस, बायर, मेसरश्मिट और थिसेन, सीमेंस, बायर, मेसरश्मिट, थाइसन जैसी कंपनियों में एजेंटों की भर्ती कर रही थी। पुतिन स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया में शामिल थे। उन वैज्ञानिकों और व्यापारियों को सूचीबद्ध कर रहे थे जो पूर्वी ब्लॉक में पश्चिमी तकनीक की तस्करी में सहायता कर सकते थे। पूर्वी जर्मनी में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता के रूप में रोबोट्रॉन की स्थिति ने इसे पश्चिम से आने वाले व्यापारियों के लिए एक आकर्षण बना दिया था। पुतिन के स्तासी सहयोगी जेमलिच ने कहा, मुझे पता है कि पुतिन और उनकी टीम ने पश्चिम के साथ काम किया कि उनके पश्चिम में संपर्क थे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने अपने एजेंट यहीं भर्ती किए।
वे छात्रों के पश्चिम जाने से पहले उनका पीछा करते थे। वे उन्हें चुनने की कोशिश करते थे और पता लगाते थे कि वे उनके लिए कैसे दिलचस्प हो सकते हैं। लेकिन जेमलिच अपने केजीबी दोस्तों के सभी कार्यों से अवगत होने से बहुत दूर थे, जो अक्सर एजेंटों की भर्ती करते समय अपने स्तासी साथियों की पीठ पीछे काम करते थे, जिसमें स्तासी के भीतर भी भर्ती शामिल थी। उदाहरण के लिए, जेमलिच ने दावा किया कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पुतिन संवेदनशील कार्यों के लिए एक छद्म नाम कवर नेम का उपयोग करते थे। लेकिन कई सालों बाद पुतिन ने छात्रों को बताया कि उन्होंने उस समय